बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैंने आपको दी थी करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको सॉल्व ज़रूर किया होगा और आपसे हो गई होगी। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो बात की थी लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ। पहले तो गैस लॉस की बात की, फिर बॉयल्स लॉ की बात की, उसकी डेफिनेशन की, फिर उसका रिलेशन बताया, फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन की, फिर उसकी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, हाउ कैन यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। उसके बाद मैंने आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताई, जिसमें मैंने जो है वो उनकी इमेजेस दे के, उनकी जो है वो डायग्राम दे के आपको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की और बॉयल्स लॉ को वेरीफाई किया। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की, जिसमें हमने आइसोथर्म ग्राफ के मदद से हमने जो है वो बात सारी जो है वो अपना काम किया। स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करें तो हम आज बात करने वाले हैं चार्ल्स लॉ की। किसकी? चार्ल्स लॉ की। तो टॉपिक आज का हमारा क्या हुआ? चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स लॉ में बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ की बात की, हमने 3 बातें उसके अंदर की, मेन डेफिनेशन, रिलेशन और ये कौन सी चीज़ जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स आप कह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने उसमें भी कहा कि कुछ चीज़ें आपके पास वेरिएबल होंगी, कुछ चीज़ें आपके पास कांस्टेंट होंगी। अगर आप बात करें चार्ल्स लॉ की, तो इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं जो कि वेरिएबल होती हैं, और वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। और बेटा इसके अंदर जो चीज़ आपके पास कांस्टेंट होती है वो होता है प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस। प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस। तो सबसे पहली बात कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, किसके दरमियान? टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। और अगर आप ये किसने दिया? फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स, 1787 के अंदर, 1787 के अंदर इसने अपना ये लॉ दिया। ये आपको MCQ में भी पूछ ले तो 1787 के अंदर उसने अपना ये लॉ दिया, और इसके अकॉर्डिंग इसने इसकी डेफिनेशन ये दी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is directly proportional to its temperature। स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही when the pressure is constant वो नहीं लिखा, when the pressure is kept constant। रिलेशन क्या है? रिलेशन की भी बात साथ में ही कर लेते हैं। तो रिलेशन बच्चों आपके पास है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या था? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। मेरा ख्याल है आप अब जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इन्वर्सली और कौन सा डायरेक्टली है। स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, थोड़ा सा इसको मैं, ये वॉल्यूम है, ये आपके पास टेम्परेचर है, और ये आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी खत्म करते हैं, पहले भी बताया था, आप क्या यूज़ करते हैं? इज इक्वल यूज़ करते हैं, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह के आ जाता है। पिछले टॉपिक में ये भी बताया के को एक तरफ रखना है, बाकी सारे वेरिएबल एक तरफ ले जाने हैं। मतलब कि कांस्टेंट्स एक जानिब और स्टूडेंट्स जो दूसरे वेरिएबल होते हैं वो एक जानिब। तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा? T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड V/T आ जाएगा। तो बेटा ये आपके चार्ल्स लॉ का रिलेशन है। ठीक है, ये आपके चार्ल्स लॉ का रिलेशन है। अब ये रिलेशन इसमें कैसे दिया? वही बात, क्रैमिंग हम नहीं करेंगे, हम रिलेशन से याद करेंगे कि क्या कह रहा है ये। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये है जी, इसकी बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जबकि प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैंने बच्चों से पहले भी बात की थी, मैंने उन्हें पहले भी बताया था कि बच्चों जब आपके पास कोई चीज़ रिलेशन में ना दी गई हो, रिलेशन में वो नज़र ना आ रही हो, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपके पास वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कांस्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरह से बॉयल्स लॉ का किया उस तरह ही आपके पास जो है वो चार्ल्स लॉ में भी करूँगा। ये आपके पास रिलेशन लिखने लगा हूँ, तो रिलेशन आपके पास क्या है जी? रिलेशन है आपके पास जो आपके लिखा है इधर, K इज इक्वल टू V बाई टी एंड K इज इक्वल टू V बाई टी। अगेन ये अगर आप कहते हैं इसको कि ये गैस 1 के लिए है और ये गैस 2 के लिए है, तो बेटा ये V1, ये T1, ये V2 एंड ये T2। क्लियर हो गया? ये V1, T1, V2 और T2। तो आपके पास दोनों साइड्स सेम है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आप इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं? आप इस रिलेशन को नई शक्ल दे सकते हैं। क्या? V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अगेन 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई से 3 आपको गिवन होंगे, एक जो गिवन नहीं है उसके अंदर जो गिवन नहीं है बाकी सबको एक साइड पे कर लें, उसको एक साइड पे कर लें, और जो गिवन है उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलें स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी किसकी? बॉयल्स लॉ की, उसी तरह से मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दूंगा किसकी? चार्ल्स लॉ की। जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। स्टूडेंट इसमें क्या कहता है, पहले इसको देखें। इसमें कहता है कि आप फर्ज करें कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, क्योंकि इस रिलेशन में 2 चीज़ें कांस्टेंट थी, अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर, और उसको आपने इनक्लोज किया हुआ है एक सिलेंडर के अंदर जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जी आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये बच्चों इस तरह से हो गया और इसके ऊपर एक जो है वो पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसको आप ऊपर नीचे इसको आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। इसमें कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इसके अंदर जो गैस थी, बेटा ये जो गैस है इसके अंदर, ठीक है, उसका जो जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जो वॉल्यूम था वो क्या था? V1, और इसका जो टेम्परेचर था वो क्या था? T1। ये हो गई बात। अब कहता है कि जब आपने गैस सिलेंडर को आपने हीट किया, इसको आपने क्या कर दिया? आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया, मतलब कि इसके नीचे को बंसन बर्नर लगा दिया, हीट होना शुरू हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ की मूविंग कैपेसिटी डिपेंड करती है उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? हीट की वजह से। अब आपने इसके नीचे बंसन बर्नर लगा दिया है, आप इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे पता चला? चार्ल्स लॉ के रिलेशन से, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो कहता है कि जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? आपके पास जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन है, क्योंकि मूवेबल था, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और ऊपर जाके इसकी शेप किस तरह की हो गई? पहले ही आप देख रहे हैं बहुत ज़रा करीब था बॉटम के, अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपके पास आपके वॉल्यूम जो था, गैस का वॉल्यूम जो था वो चेंज हो गया था, मोशन जो था गैस का स्पीड अप हो गया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया, चेंज हो गया। और इंक्रीज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था, इसलिए आपका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, और आप एक्सपेरिमेंटली शो कर सकते हैं कि ये आपका चार्ल्स लॉ भी जो है वो वेरीफाई है। अब जो बात की थी मैंने इस रिलेशन की, इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके पास पेज नंबर 45 के ऊपर एक जो है वो एग्जांपल लिखी हुई है, उसमें कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री टू -27। क्या आपके पास हाइड्रोजन गैस है एक, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास आ गया, तो मैं लिखता हूँ इनिशियल वॉल्यूम जी बच्चों कितना था? 250 डिग्री सेल्सियस था। इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब था, सॉरी, डेसीमीटर क्यूब में आई होप आप जानते हैं कैसे करना है, डिवाइड करना है इसको, 0.25 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है टेम्परेचर कितना था? 127 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल
टेम्परेचर कितना था 127 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू लिखें और साथ 273 उसके अंदर ऐड कर दें। 273 उसके अंदर, अब मैं इसी को करने लगा हूँ तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितनी वैल्यू है 127 प्लस 273, तो ये मेरा ख्याल है कि ये 400, बिल्कुल ठीक, तो ये 400 केल्विन आपके पास वैल्यू आ गई। हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, 400 केल्विन। उसके बाद बेटा कहता है कि 127 से कम किया और कितना आ गया -27, तो ये फाइनल टेम्परेचर है, मतलब कि जिसको आप T2 कह सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर। मैं इधर लिख देता हूँ T1 V1 और ये T2 कितना है -27, लेकिन क्या है डिग्री सेल्सियस। दोबारा से इसको करेंगे तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू माइनस में है, माइनस में ही लिखें, -27 प्लस 273, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी 246 केल्विन, 246 केल्विन। अब कहता है कि फाइंड क्या करें, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करें, फाइनल वॉल्यूम विच इज V2 वो फाइंड करना है। देखिए हम अपने रिलेशन इधर लिखते हैं, रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है V1 T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2। स्टूडेंट्स आपके पास जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो ये V2 नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बाकी सब कुछ आपके पास है। तो देखिएगा हम इधर बात करते हैं, T2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे V2 इज इक्वल टू V1 ओवर T1 डिवाइड था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया T2। इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, V1 की वैल्यू क्या है जी 0.25, T1 की वैल्यू क्या है जी 400, मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली है इधर 246 केल्विन। तो 246 केल्विन स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आता है 0.153 डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप बाद में सेंटीमीटर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आंसर आपका आएगा 153 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका जनाब फाइनल है। तो इस तरह से हमने चार्ल्स लॉ को भी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी, उसका हमने प्रूविंग देखी, जनरल रिलेशन देखा, और एक एग्जांपल भी सॉल्व की ताकि हम बच्चों को बेहतर और बेहतर तरीके से समझा सकें। आज का टॉपिक यहीं पे हम जो है वो इसको इख्तिताम पे लेके आते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको ज़रूर मुझसे कंसल्ट करें ताकि आपको जो है वो हम उसके बारे में कोई बेहतर जो है वो तरीके से आपको गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखें, अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें, यूटिलाइज़ करते हुए इस सारी चीज़ों को याद करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।